नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। इधर वो कहता है कि हमसे बात करो, उधर वो विश्वासघात करता है। उसकी धोखेबाजी से उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आता है। ऐसे में अब उस पर चौतरफा वार होना जरूरी है और होना भी चाहिए। उसका पक्का इलाज होना जरूरी है। जी हां, बात चीन की हो रही है, क्योंकि भारत और चीन के बीच पिछले काफी वक्त से लद्दाख में जारी विवाद और भी गहराता दिख रहा है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई है। इस झड़प में भारतीय सेना के अफसर और 2 जवान शहीद हुए हैं। आओ बात आज इसी पर करें, चालाक चीन पर करें। चर्चा चीन को सीमा से लेकर बाजार से खदेड़ने पर करें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत है सर आपका। एक मजबूत पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले चीन की चालाकी रिपोर्ट के जरिए देखिए। दोनों देशों में हो रही थी बात। चीन ने किया विश्वासघात। गलवान घाटी में हिमाकत, 3 सैनिकों की शहादत। बातचीत की मेज पर बैठे चीन ने विश्वासघात का वो चेहरा दिखा ही दिया जिसके चलते वो दुनिया भर में बदनाम है। और इस बार LAC पर दिए गए उसके धोखे में भारत के 3 जवानों की जान चली गई। बड़े दुख की खबर है कि चाइना के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा था वो हायर लेवल पे पहुंच गया है। रात को गलवान वैली में फेस ऑफ में हमारे एक आर्मी ऑफिसर शहीद हो गए हैं और साथ में 2 अदर रैंक्स भी शहीद हुए हैं। ये पहली बार है कि 62 वॉर के बाद चाइना के साथ आमने सामने गोली चली है और इस तरह से कैजुअल्टीज हुई हैं। चाइना की तरफ में कोई कैजुअल्टी है या नहीं अभी तक हमें पता नहीं चल रहा है, बट व्हाटएवर इट इज, हमको इस चीज का हमने बहुत स्ट्रांग रिप्लाई चाइना को देना चाहिए और इस चीज का चाइना को जरूर कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने हमारे एक कर्नल रैंक का ऑफिसर और हमारे 2 जवान इनको आपने शहीद करवाया है, तो आप ऐसे ही नहीं बच पाएंगे। आपको ये जवाब जरूर देना पड़ेगा एंड इट इज एंटायरली शॉकिंग फॉर द होल कंट्री। बीते कुछ दिनों से सीमा पर उकसा रहे चीन की चालबाजी उस पर भी भारी पड़ी है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में जख्म चीन को भी गहरा मिला। चीन के सरकारी ग्लोबल टाइम का कहना है कि इस झड़प में चीन के करीब 5 सैनिक मारे गए हैं और 1 घायल हुआ है। मई की शुरुआत में ही चीन अपनी हरकतों से सीमा पर हालात बिगाड़ने में लगा था, लेकिन बीती रात जो हुआ वो बीते 40 साल में पहले कभी नहीं हुआ। लिहाजा ड्रैगन की इस हरकत का जवाब हर ओर से दिया जाना जरूरी है। बॉर्डर पर मुंहतोड़ जवाब देने के साथ साथ बारी अब भारतीय बाजारों से भी चीन को भगाने की है। भारतीय बाजार में चीन की घुसपैठ का आलम यह है कि मौजूदा समय में चीन भारत से करीब 4.9 लाख करोड़ की कमाई करता है। चाइना ने जो हमला किया है, धोखे से छुरी मारी है भारत के पीठ पे, हम सभी नागरिक चाहे जहां चाइना तक जाना पड़े, हम लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं। तन मन धन सब तीनों से तैयार हैं। जो भी चाइना गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी हो, उनको हम आजीवन मार मार के उनको ठीक कर देंगे किसी भी तरीके से। चीन ने जो हरकत की है, भारत हिंदुस्तान के सैनिकों के पीठ पे जो छुरा भोंका है, उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। चीन ये भूल जाए कि 1962 का भारत है, ये 2020 का भारत, 2020 भारत है। बहरहाल गलवान घाटी में किया गया चीन का गुनाह माफी के काबिल तो नहीं। घाटी में ये घटना करके शायद चीन भूल गया कि 1962 का नहीं बल्कि 2020 का वो भारत है जो कतरे कतरे का हिसाब किताब बराबर करना बखूबी जानता है। ऐसे में जरूरी है कि चीन का पक्का इलाज किया जाए, चीन को भारतीय बाजार से भी भगाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दोनों देशों की सेनाओं के बीच पनपे गतिरोध को दूर करने के लिए तमाम स्तर पर बातचीत भी चल रही है, लेकिन बीती रात गलवान घाटी में चीन ने वो गुनाह कर दिया जिसने दोनों देशों की तल्खी को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। देश भर से चीन को सबक सिखाने की आवाज उठ रही है। तमाम लोग कह रहे हैं कि सीमा के साथ साथ चीन को देश के बाजार से भी खदेड़ो, चीन की कमर को तोड़ो। इसी पर आज बात होगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, सुनील सिंह साजन MLC समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं, सुचि विश्वास प्रवक्ता कांग्रेस थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी।
कर्नल रिटायर्ड अनिल कुमार जग्गी जी रक्षा विश्लेषक हमारे साथ है, विशेषज्ञ हमारे साथ है। नोएडा में कर्नल रिटायर्ड जेपी सिंह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ है। अमिताभ जी, चर्चा की शुरुआत करेंगे। अमिताभ जी, एक लंबे वक्त के बाद चीन ने यह हिमाकत की है जिसमें हमने 3 जवान खोए हैं, आपके जरिए। देखिए, मैं चाहता हूं कि आज जो बहस हो ना, वो उत्तेजक शब्दों तक सिमट के न रह जाए। जी, मैं उस तरह की बातों के पक्ष में नहीं रहता कि मान लीजिए टीवी के स्टूडियो पर हम लोग परमाणु बम जैसा माहौल बना भी दे 1 घंटे की जिरह से, तो जमीन पर समाधान की दिशा में उससे कोई लाभ नहीं होता। जब हम कहते हैं कि चीन ने विश्वासघात किया, मुझे उसी पर आश्चर्य होता है। भारत और चीन के अब तक के रिश्ते विश्वास के कब रहे ये कोई बताते नहीं। भारत और चीन के रिश्ते कभी विश्वास के नहीं रहे, कभी नहीं रहे। 62 उसका एक हिमालयन वो है एग्जाम्पल। पंडित जी ने नारा दिया था हिंदी चीनी भाई भाई। जी, क्या हुआ? उसी के चलते जवाहरलाल जी का प्राणांत हो गया। उसी घटनाक्रम के बाद से वो उबर ही नहीं पाए। तो हम ये कहते हैं कि नहीं, देखिए पीठ में छुरा भोंका नहीं, कभी भी ऐसा नहीं था। हमको कुछ गलतफहमी हो जाए वक्त में वक्त के कितने अब चीन से कुछ रिश्ता अच्छा हो रहा नहीं। मैं इस बहस को शुरू करने से पहले 2 बातें जरूर कहूंगा। इस देश के 20-25 साल के केंद्र सरकार के उसमें भारत के 2 रक्षा मंत्रियों के साथ मैंने व्यक्तिगत बातचीत जब की, एक जॉर्ज फर्नांडिस, अब वो है नहीं इस दुनिया में, और दूसरे मुलायम सिंह जी, दोनों ने मुझे एक ही बात कही थी। मैंने एक पत्रकार के नाते उन दोनों से यह कहा था कि भाई पाकिस्तान का संकट बड़ा है, पाकिस्तान से कैसे निपटा जाए, क्या किया जाए, आप तो रक्षा मंत्री हो, क्या कहते हो, ये सब बातें पूछी। और आश्चर्यजनक दोनों ने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी ना, जॉर्ज साहब की तो मुझे शब्द याद है, उन्होंने कहा जब मैंने सारे कागज पत्तर देखे तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बड़ा संकट चीन से है, बड़ा दुश्मन चीन है, पाकिस्तान तो पपेट है, पपेट। और यही बात दूसरे शब्दों में मुलायम सिंह यादव ने मुझसे कही। मुझे लगता है यही सबसे सटीक आकलन था भारत चाइना के संदर्भ में, जो जॉर्ज साहब का था, और उसके बाद मुलायम सिंह यादव का था। आज जो घटना घटी, मैं इस टैली में भी नहीं जाना चाहता कि उधर ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि 5 चाइना के भी मारे गए और ये हुआ, वो उस सब बहस में नहीं। एक विषय आया कि भाई वहां गोली नहीं चली। अगर गोली नहीं चली तो और खतरनाक, ऐसी गुत्थम गुत्था हो गई कि इतने लोग शहीद हो गए। ये तमाशा है क्या? चाइना के ऊपर अपने संकट है, वहां के नेतृत्व की विश्वसनीयता भी संकट में है उस अपने देश में। इसलिए स्वाभाविक है वो चाहेंगे कि कुछ ऐसा टेंट्रम फैलाओ जिससे देश को एक दूसरी दिशा में मोड़ने में थोड़ी आसानी हो, और चाइनीज राष्ट्रपति अपने देश से कह सके कि नहीं अब देखो, अब तो हम बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, छोटी लड़ाई में हमारा समय मत खराब करो। भारत को क्या करना होगा? युद्ध मैं वैसा भी व्यक्ति नहीं हूं कि ये कहूं कि नहीं नहीं ईंट से ईंट बजा दो, चलो लाठी डंडा लेके गुलेल लेके, नहीं। युद्ध की परिस्थिति की संस्तुति मुझे नहीं लगता कोई समझदार आदमी भारत और चाइना के संदर्भ में करेगा अभी ना। चाइना से हम कैसे निपट सकते हैं,
एक तो सीमा पर रस्साकशी ठीक से हो, कहीं हाथ मरोड़ा जाए, कहीं थोड़ी ढील दी जाए, ताकि ऐसे दृश्य पैदा ना हो। और दूसरा, मुझे लगता है अगर हम चीन को सबसे ज्यादा कष्ट देना चाहते हैं, जो आज भारत की एक इस घटना के बाद एक राष्ट्रीय भावना है, तो मैं कहूंगा चीन के बाजार का भारत में प्रवेश बंद करवा दिए। गोली बंदूक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी गोली तो पैटर्न टैंक की जरूरत नहीं। चीन की मोमबत्ती अगरबत्ती से लेके धूप बत्ती तक सब बंद करा दीजिए, हिंदुस्तान में बिकना। वो कैसे हो सकता है, वो राजनेता जाने। उसके लिए सेना के लोगों की जरूरत नहीं है, राजनेताओं की का साहस कसौटी पर है। अगर हम वो कर सकते हैं तो आधी जान वैसे ही निकल जाएगी। आज बड़ा सवाल यही, दो मोर्चों पर हमको लड़ना है, सीमा पर और बाजार पर। सीमा पर तो सेना लड़ लेगी, क्योंकि फुल फ्लेजेड वॉर जैसी स्थिति तो है नहीं। जो कुछ है वो सेना उतनी कैपेबल है, और मुझे उस पर भरोसा है भारत की सेना पर। लेकिन बाजार में कौन लड़ेगा, वो तो अपना हाथ ऊपर करे। सीमा पर सैनिक लड़ेंगे, हमें पता है। बाजार में कौन लड़ेगा, कोई हाथी नहीं उठा रहा। क्या सरकारें ये कहने की स्थिति में है सरकार कि जाओ भाई अपने घर रहो, तुम्हारा पेंसिल सेल, टॉर्च, साइकिल यहां नहीं बिकेगी, बंद करो। इतने ही कह दीजिए, बाकी सब सुधर जाएगा। क्या हम कह सकते हैं? आज की बहस में यह मुद्दा भी उतना ही महत्वपूर्ण है, कम से कम मेरे लिए। लेकिन उससे पहले दो भारत के पूर्व सैनिक हमारे साथ हैं, गर्व का विषय है। पहले मित्रा उन लोगों से भी समझ लूं कि आज जो कुछ हुआ वो मूलतः क्यों, किस कारण से हुआ, तात्कालिक प्रोवोकेशन क्या था। जग्गी साहब, आपको क्या लगता है जो घटनाक्रम आज वहां घटा, उसके कई तरीके की खबरें आ रही हैं अलग अलग सोर्सेस से। मैं उनमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि जब तक कोई भी ऐसे मौके पर खबर को सरकार प्रमाणित ना करे, मैं नहीं चाहता तब तक उस पर चर्चा हो। लेकिन जितनी चीज आई है पब्लिक डोमेन में, उसको आप कैसे देखते हैं और उसका प्रतिकार कैसे किया जाना चाहिए? सर, ये इसको आप हम हल्के से नहीं देख सकते चाइना को। ना हमने कभी चाइना को कभी पहले हल्के से लिया है, ना ये इंसिडेंट को भी हम हल्के से लेंगे जी। बिकॉज अगर एक गोली भी फायर नहीं हुई है, क्या आप रेशनिंग करने आए थे वहां पर 12,000 फीट के ऊपर या 11,000 फीट के ऊपर? आप पूरा प्री प्लान करके आए थे जी। डंडों के साथ आए थे, उस पर हमने चेनें लगाई हुई थी, उसमें आपने कीलें लगाई हुई थी, एक नहीं हर आदमी के पास थी। तो आप अचानक जब आते हैं 12,000 फीट के ऊपर, 10,000 फीट के ऊपर, आप डंडे, चेन और कीलों के साथ नहीं आते हैं। दैट मीन्स कहीं कोई ना कोई आपको शह दे रहा है। ये लोकल लेवल की लड़ाई नहीं हुई है कि भी लोकल बटालियन कमांडर था, या कंपनी कमांडर था, या ब्रिगेड कमांडर था, तो उसके शह पर ये स्टार्ट हुआ है। नहीं, ये गलतफहमी है। ये तो कहता है कि भी हम तो आए भी नहीं थे इधर, हम तो ट्रेनिंग करके साथ आ रहे, ज्वाइंट ट्रेनिंग कर रहे थे पाकिस्तान के साथ, और उन्होंने फिर हमें दे कॉट अस स्नैपिंग। कैसे हो सकता है कि बंदे इतने नहीं जग्गी साहब, अब क्या होना चाहिए बताइए, अब क्या, अब कैसे रिएक्ट किया जाए? गवर्नमेंट को पता है कि हम कितने सर वही रिएक्शन होगा जो 1967 के अंदर हमने रिएक्ट किया था इनको नथुला पास के अंदर। अगर मैं याद दिलाऊं आपको, नथुला पास के अंदर 1967 के अंदर चाइना ने भी यही से पहले अपनाई थी। उस टाइम कोर कमांडर जनरल सागात सिंह साहब थे जी। उन्होंने जितने भी हमारे पास आर्सनल थे, तोपें थी, टैंक थे, सब यूज करने के बाद 341 आदमी मारे थे चाइना के, और हमारे 142 आदमी की डेथ हुई थी। जी।
उसके बाद चाइना ने कभी आंख देखकर हमें देखा नहीं था। लेकिन 45 साल बाद में हारे नहीं थे, 45 साल बाद फिर हमें हराया गया था। हमारे प्रधानमंत्री नहीं सर, बिकॉज 45 साल नहीं हो, मेरे को 1 मिनट कवर करने दीजिए। हम हारे नहीं थे, हमारे प्रधानमंत्री नेहरू साहब थे उस टाइम जिसने हमें हराया था। हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे जो उस टाइम कृष्णा मेनन साहब, उन्होंने हमें हराया था। हम हारे अपने जवानों के कारण या ऑफिसर्स के कारण या जेसूस के कारण नहीं थे। हम तो 7.62 भी हमारे पास नहीं थे, हम 303 राइफल लेके हमने। ठीक है जगी साहब, ठीक है, मैं बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आऊं, फिर आपके पास आता हूं। बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आऊं, फिर आपके पास आता हूं। कर्नल जेपी सिंह जी, आज के घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं और भारत जैसे बड़े मुल्क को कैसे रिएक्ट करना चाहिए ताकि जो एक राष्ट्रीय स्वाभिमान है, देश की जो कलेक्टिव डिजायर है, वो दोनों सुरक्षित रहे? जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में बताया जी कि ये डिस्कशन उत्तेजना ना पैदा करे। ठीक है, मैं मानता हूँ डिस्कशन में उत्तेजना ना हो, लेकिन भारतवर्ष ने 3 वीर सपूतों को खोया है जी, और पूरे देश में उत्तेजना पैदा होना स्वाभाविक है, क्योंकि चाइना मैंने नहीं कहा उत्तेजना पैदा, मैंने कहा हमारे देश के एक्शन में उत्तेजना शामिल हो। हाँ जी, वाणी में नहीं, वाणी से कुछ नहीं हासिल मैं होता। उसी पर आ रहा हूँ। जिंदाबाद मुर्दाबाद करने को कोई चुनाव थोड़ी ना है। हमारे आचार विचारों में, हमारे देश में, जनता में, हमारी लीडरशिप में उत्तेजना पैदा होगी तो जिस तरह से चाइना ने बताया है कि हमारे 5 सैनिक मारे गए हैं, 5 सैनिक नहीं 500 सैनिक मार करके भारत बदला लेगा, तभी उनकी जो शहादत है हमारे वीर जवानों की, उनकी शहादत का बदला 500 सैनिक मार करके होगा। ये कैसे संभव है? ये संभव तभी है जैसा कि हम कहते आए हैं कि चाइना धोखेबाज है, विश्वासघात करता है। इसका इतिहास उठा करके देखो, 1945 से और उससे पहले का इतिहास देखो। सिंह साहब, इस हाँ जी ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका रिपीटिशन करने से कोई लाभ नहीं। हाँ जैसे ठीक, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, बाकी मेहमानों को भी बहस में लाऊं। पाकिस्तान दुष्ट है ये फ्रेज, चीन विश्वासघाती है ये फ्रेज, मैं मानता हूं इनका अर्थ ही खत्म हो गया। ये कोई नई घटना हो तो इन पर चर्चा करें, ठीक है ना? बार बार उसी को कहना, मैंने जैसे शुरुआत में कहा चाइना ने विश्वास का रिश्ता कब रखा जो हम उसको बार बार उसको रेटोरिक करें। उसका बदला लेने के लिए मैं यहाँ पर ये पाकिस्तान ने शराफत कब दिखाई जो हम बार बार ये कहें? ऐसा तो पाकिस्तान ने तो अपने जन्म से आज तक कोई काम ऐसा किया नहीं जो शराफत वाला हो। नहीं, जब शराफत नहीं दिखाई और जब विश्वासघात करता आया है तो कैसे जो है हमारे देश में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उसका चाइना का सामान हम उसका बहिष्कार करें, वो आया कैसे? वही सवाल है, वो आया कैसे जब विश्वासघात शुरू से होता है? वही सिंह साहब आएंगे आपके पास, वही सवाल मेरा भी है। सुनील साजन साहब, सेना क्या करेगी ये निर्णय सेना को ही लेना चाहिए और वो उसी का निर्णय सर्वोपरि होता है, वही देश का निर्णय। ठीक, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि देश की साझी इच्छा का सम्मान करे सरकार, बस। जो कलेक्टिव डिजायर है भारत की इस समय, उसको क्रियान्वित किया जाए, उसका पालन किया जाए, उसकी मर्यादा अक्षुण्ण रहे। अब दूसरा सवाल पैदा होता है, हम चाइना को स्थायी रूप से कष्ट में कैसे डाल सकते हैं? स्वाभाविक है, ये 2, 4, 5, 10 मुठभेड़ों से तो स्थायी रूप से कोई बड़ा देश संकट में आता नहीं। इतिहास है दुनिया का। क्या हम उसके जो आर्थिक स्रोत हैं, जो पाइपलाइन हैं, जो उसको संपन्न बनाती हैं, क्या हम उनको चोक कर सकते हैं? और अगर हां तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए अमिताभ जी, आपने जब डिबेट शुरू की तभी आपने जॉर्ज फर्नांडिस जी का और आदरणीय नेताजी का जिक्र किया
और वो आपने कहा कि हमारी व्यक्तिगत बातचीत थी। अगर मैं नेताजी की बात करूं तो 20 साल से लगातार देश में कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब हम सदन में उनके भाषणों को देखते हैं और सुनते हैं तो नेताजी ने हमेशा चिताया है देश की सरकारों को कि हमारा असली दुश्मन चाइना है, पाकिस्तान दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान को हिंदुस्तान की सेना जब चाहेगी तब ठीक कर लेगी, लेकिन जो बड़ी साजिश कर रहा है वो चाइना है। तो हम चाइना से कैसे लड़ें? और 42 साल की घटना में पहली बार ये हुआ कि हमारे 3 देश के जवान शहीद हुए हैं। अब आपने एक बात और अच्छी कही कि अगर गोली नहीं चली तो फिर और भी खतरनाक बात है। इसका मतलब फिर आप वहां की परिस्थितियां आप सोचिए कि किस तरीके से हमारे जवान शहीद हुए होंगे, किस तरीके का झगड़ा हुआ होगा। तो हमको, आपको, इस देश की सरकार को, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने लगातार कोशिश की चाइना को खुश करने की, लेकिन उसके बदले में क्या मिला? एक और चाइना द्वारा अतिक्रमित जगह ग्रहण कर ली गई और कब्जा कर लिया गया। तो असली सवाल जो आपने कहा कि सेना से सेना लड़ेगी, ये सेना तय करेगी, लेकिन अगर चाइना की कमर तोड़नी है, चाइना को उसकी हैसियत पे लाना है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है हिंदुस्तान। इसीलिए देश के जितने भी दुनिया के जितने भी ताकतवर देश हैं, सबकी नजर है और चाइना की भी नजर है। अगर चाइना को हम अपनी बाजार से प्रतिबंधित कर दें, ये बड़ा फैसला सरकार करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार जब फैसला करेगी तभी हम आप कर पाएंगे। अगर हम स्वतः आज कर लें, अगर हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं अपने उन 3 जवानों को जिन्होंने देश की सेवा करते अपनी जान गंवाई है, वीर गति को गए हैं, अगर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, सरकार जब तय करेगी, प्रतिबंधित करेगी तब करे, लेकिन हम आप कम से कम आज से प्रतिबंधित कर दें कि हम चाइना का कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। ये बिल्कुल ठीक बात। और मैं तो अनुरोध करूंगा आपकी डिबेट के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी की बात पूरा देश सुनता है। कोरोना में प्रधानमंत्री जी ने कहा ताली बजाओ, पूरे देश ने बजाया, कहा थाली बजाओ, बजाया, कहा दीपक जलाओ, जलाया। तो हम तो आपकी डिबेट के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि प्रधानमंत्री जी आए टीवी पर और कहें कि आज से, अभी से चाइना का सारा प्रोडक्ट बंद, कोई सामान नहीं खरीदा जाएगा, पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा होगा। लेकिन क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री जी के एक भी शब्द चाइना के खिलाफ या इस घटना पे नहीं आए हैं, ये और दुखद बात है। ठीक है, ठीक है। मनीष शुक्ला जी, चुनौतीपूर्ण समय है, देश की अस्मिता पर प्रहार है, स्वाभाविक है देश में उद्वेलन होगा। शुरुआत में हमने कुछ सामान्य जनों की बातें सुनाई थी। एक सज्जन थे, वो तो कह रहे थे कि सरकार हमको बताए क्या करना है, हम लोग जाएंगे चाइना तक, मारेंगे जाके वहां। ये भाव समझने, वो प्रैक्टिकली वो चीज संभव नहीं, लेकिन वो जो कहना चाह रहे हैं वहां से देश का मानस समझ आता है कि देश क्या चाह रहा है। देश जो चाह रहा है वो हम भी समझ रहे हैं और भाजपा भी समझ रही होगी, सब लोग समझ रहे होंगे। चाइना को तात्कालिक तौर पर इस घटना का प्रतिफल दिया जाना चाहिए किस रूप में, एक, और दूसरा दीर्घकालीन स्तर पर चाइना की नकेल को कसे रखने के लिए उसके बाजार को सीमित करने की जो मांग है, ये दोनों मांगे सीधे सरकार से जुड़ती हैं। मैं एक बात याद दिला दूं, चाइना को लेकर जितनी टिप्पणियां सैन्य अभियानों को लेकर हुई कि चाइना के ऊपर चढ़ाई कर देंगे, चाइना को तहस नहस कर देंगे, उन पर चाइना ने टिप्पणियां नहीं की। लेकिन जब चाइना के बाजार को लेकर, वो क्या नाम था, वांगचुक, उन्होंने कहा कि देश भर में एक अभियान चलाओ, तो उस पर चाइना ने रिएक्ट किया, यानी वहां पर उसको दर्द हुआ। उसने कहा कि भाई अब चाहे आप कुछ भी अभियान चला लो, अब तो हम भारतीयों के घर तक पहुंच गए हैं, आप हमको खदेड़ नहीं पाओगे। ये परिस्थिति है, इससे कैसे निपटा जाए? मनीष शुक्ला जी। देखिए प्रताप जी, लद्दाख के गलवान
के एलएसी पर एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 जवान कल शहीद हुए हैं। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, देश मर्माहत है और भारतीय जनता पार्टी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उनको देती है। लेकिन देश को आश्वस्त भी करना चाहती है कि देश के स्वाभिमान और देश की सुरक्षा और एकता अखंडता से कोई समझौता नहीं होगा। आज देश के डिफेंस मिनिस्टर ने, रक्षा मंत्री ने कहा भी, आप लोगों ने भी देखा होगा कि उन्होंने कहा कि बहुत चीजें ऐसी हैं जो अभी नहीं कह सकते, लेकिन इस बात के लिए देश आश्वस्त रहे कि देश के प्राइड से कोई, नेशनल प्राइड से कोई समझौता नहीं होगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, चूंकि आपकी डिबेट के दौरान आया कि चीन अंदर तक आ गया है, और एलएसी पे कोई चेंजेस नहीं है। एलएसी पे चेंजेस न हो इसके लिए सेना पूरी तरह से तत्पर है। और कल की घटना में हमारे जो जवान और कमांडिंग अफसर मारे गए हैं, इसकी स्वीकृति सबसे पहले भारत ने की, चीन ने नहीं बताया। भारत सरकार ने और हमारे सेना ने बयान जारी करके कहा, यानी पारदर्शिता से हम सारी चीजें जनता के सामने, सेना भी रख रही है, सरकार भी रख रही है। तीसरी बात देखिए, आपने ठीक विषय रखा है कि आर्थिक, आज युग आर्थिक है और लड़ाई भी सबसे ज्यादा मार्केट की ही है, और हिंदुस्तान एक बड़ा मार्केट है और चाइना के सामानों की खपत सबसे ज्यादा भारत में होती है। अमिताभ जी आप भी जानते हैं, उदारीकरण का दौर 90-91 में चला, उसके नाते से ढेर सारी संधियां हुई। ये परिस्थिति है कि फ्री बिजनेस एक्टिविटी पूरे विश्व में होती है, लेकिन इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। जनता की मांग भी है, जनता की मंशा भी है, जनमत भी है, क्योंकि चाइना के प्रति जो रोष है स्वाभाविक है कि अपने जवान के प्रति हमारे मन में बड़ी श्रद्धा होती है, हिंदुस्तानियों के मन में जवानों के प्रति बड़ी श्रद्धा होती है। और आज कल रात की घटना से वो मर्माहत है और इस तरह की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग भी सहमत हैं, लेकिन उसकी तमाम फॉर्मेलिटीज है। सरकार सभी चीजों पर निगाह रख रही है, सभी स्तरों पे उसमें बातचीत हो रही है, और हमको लगता है कि सरकार और सरकार के अधिकृत प्रतिनिधि निश्चित रूप से इन सारे विषयों पे अपनी बात को रखेंगे। मनीष शुक्ला, ये इस वक्त जो है ना, ये सबसे माकूल समय है। मुझे याद है वर्ल्ड ट्रेड ट्रीटीज नरसिंह राव के समय में जिनका इनिशिएशन हुआ। शुरुआत में जब नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर थे, भाजपा ने थोड़ा बहुत विरोध भी किया। बाद में जब वाजपेयी जी की सरकार आई तो वो भी उसी रास्ते चल दिए। जो मंत्र उनने पढ़े राव साहब ने, वही मंत्र भाजपा वालों ने पढ़ दिए। मनमोहन सिंह भाजपा सब एक ही से हो गए, जहां तक ये व्यापार का, कारोबार का संबंध है। तो खिड़की दरवाजे सब उखड़ गए। ठीक है, आज से 2 साल पहले आप कुछ करते तो बवाल ज्यादा था, लेकिन आज जब विश्व की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका जिस मनस्थिति में बैठा है, मेरे जैसे छोटी बुद्धि का आदमी समझता है, ये कह के मैं सुचि विश्वास के पास आऊंगा, मेरे जैसे छोटी बुद्धि का आदमी समझता है इस वक्त अगर हम चाइना के बाजार को भारत में किसी भी तरीके से नियंत्रित करना चाहेंगे तो हमारे उस स्टेप को अमेरिका जरूर पीठ पर हाथ रख के सहयोग देगा, क्योंकि हमसे ज्यादा तकलीफ में अमेरिका है चाइना के कारण। इस स्थिति का लाभ लेना चाहिए। बिल्कुल। अरे ये तो छोटे हैं, जैसे नहीं मोहल्ले में छोटे दबंग होते हैं, जो सबसे बड़ा दबंग है हुड़ दबंग, वो तो साथ आएगा। खैर, शुचि विश्वास, आज जो परिस्थिति बनी उसका रिपीटिशन करने की जरूरत नहीं। देश भर में शोक है, गुस्सा है, क्षोभ है। कांग्रेस क्या चाहती है, कैसे प्रतिकार होना चाहिए, कैसे जवाब दिया जाना चाहिए? नमस्कार अमिताभ जी, आशा करती हूँ कि आपको मेरी आवाज जी आ रही है। जी। देखिए, जो भी शहीद भारतीय सेना के हैं, मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। पूरा देश एक स्वर में अपनी सेना और अपने प्रधानमंत्री जी के साथ है, लेकिन क्या प्रतिकार होना चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए, हमें ये खबर मिलती है एक कम्युनिस्ट देश की मुखपत्र ग्लोब टाइम्स से
भारत की मीडिया कहाँ है? पाकिस्तान के कबूतर की खबर मिलती है, पाकिस्तान की टिड्डी की खबर मिलती है, पाकिस्तान के कोरोना की खबर मिलती है, शाहबाज शरीफ के क्वारंटीन होने की खबर मिलती है। उग्रता और आक्रामकता के चरम पर जो भारत की मीडिया है वो क्यों नहीं बताती है? अगर ANI ने खुद ये प्रसारित किया कि गलवान घाटी में 2.5 किलोमीटर पीछे चाइनीज सेना चली गई है, तो वर्तमान में जो गलवान घाटी में हो रहा है या जो कल रात हुआ, इसको किस तरह देखा जाए? तो ये मीडिया और देश के शासक दोनों पर शंका प्रकट करता है। दूसरी चीज, अभी 2 दिन पहले द वीक पे भी था और भी 1 हफ्ते से हम देख रहे हैं, चीनी दूतावास के प्रेस अधिकारी ने जो रिपोर्ट एक पब्लिश हुई है, एक उन्होंने ट्वीट पे भी टैग किया है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि POK के बाद जो माननीय गृह मंत्री जी का भाषण हुआ था, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान के साथ अक्साई चीन को भी खाली करा लेंगे। इस घटना को स्वतः संज्ञान में लेते हुए सीमा पर तनाव प्रारंभ हुआ। तो मैं राजनेताओं से भी कहना चाहती हूँ कि अपरिपक्व और बड़बोले बयान देने से पहले देश के 135 करोड़ भारतवासियों और हमारी सेना के जाबाजों के बारे में भी एक बार विचार करना चाहिए। इसकी गलती की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब जो वहां झेल रहे हैं भेजना चाहिए, अनुराग ठाकुर को, प्रवेश वर्मा को, कपिल मिश्रा को, रणबीर सेना को, करणी सेना को, मंगल सेना को। तो दूसरा, हम आप लोग स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं। 68,000 करोड़ रुपया जब उद्योगपतियों का विलफुल डिफॉल्टर्स का माफ किया गया, $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना ने इंडिया के स्टार्टअप्स में किया है। अभी भी 2 दिन पहले बीजिंग की एक कंपनी को टनल का इंडिया से ऑर्डर मिला है, जबकि उसमें टाटा ने भी अप्लाई किया था। गवर्नमेंट की पॉलिसीज एकदम क्लियर है। कुछ दिन पहले भी रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया, चाइना ने आपत्ति दर्ज की थी, लेकिन भारत की मीडिया ने इसको कहीं नहीं दिखाया। तो जो चेहरा है उग्रता और आक्रामकता का और जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसमें पिस रहा है सेना के जवान और भारत के नागरिक। मनीष शुक्ला कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात मैं जरूर कहूंगा कांग्रेस से, आपकी मीडिया से नाराजगी हो सकती है, ये वक्त मीडिया से उलझने का नहीं है कि ये खबर क्यों नहीं दिखाई, वो खबर क्यों नहीं चलाई, ANI कहाँ है, PTI कहाँ है, फलाने क्यों नहीं छापा, ढिकाने क्यों नहीं छापा, ये समय नहीं। थोड़ा बड़ा होइए, आपने बहुत समय तक देश में शासन किया है, कम से कम कुछ तो वक्त की नजाकत को समझिए। ये समय कौन सा है ये तो देख लीजिए। आपको मीडिया नहीं समझ में आती तो कहिए भाई कांग्रेस मीडिया से ताल्लुक नहीं रखेगी, नहीं आप कहिए ना कांग्रेस मीडिया से ताल्लुक नहीं रखेगी, बात खत्म करो। अगर आपको लग रहा है कि भारत की मीडिया गई गुजरी है, ये आक्षेप मत करिए। नहीं, शुचि विश्वास, ये आक्षेप करना उचित नहीं। कांग्रेस पार्टी जैसी बड़ी पार्टी ये कहना चाहती है कि भारत की मीडिया किसी लायक नहीं। आप भी इसी मीडिया से जन्मे हैं। कांग्रेस कहां से आई? लंदन से आई क्या? गांधी को महात्मा इसी मीडिया ने बनाया भारत की ना। जवाहरलाल नेहरू को पंडित जी इसी मीडिया ने बनाया, इंदिरा गांधी को दुर्गा इसी मीडिया ने बनाया, राजीव गांधी को जेंटलमैन का खिताब इसी मीडिया ने दिया था। आप लोग अजब लोग हैं, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थूक। बात हो रही चाइना के संकट पर और आपने कह दिया मीडिया गलत है, मीडिया को से पहले निपट लो। तो आओ भाई कांग्रेस, आप मीडिया पर हल्ला बोले, वही ठीक है। इसी नासमझी ने कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया, इसी सब नासमझी ने बेड़ा गर्क कर दिया। बड़ी मुश्किल से लल्लू जी आज छूट पाए बेचारे, 45 डिग्री टेम्परेचर में 3 दिन जेल में, इसी सब नासमझी में। खैर मनीष शुक्ला कुछ कहना चाह रहे थे, रिएक्ट करिए, रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं दूसरी बात करूं। अमिताभ जी, मैं एक बात ये कहना चाहता था जी। अभी ये कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि चीन की मीडिया ने दिखाया। मैंने पहले ही वक्तव्य में कहा, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि सेना ने, भारत की सेना ने पहले बयान दिया कि कल रात घटना हुई, हमारे 3 जवान शहीद हुए। उसके बाद वहां के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने उसे 2 घंटे बाद करीब ये बात को कहा। दूसरी बात, अक्साई चीन की चर्चा इन्होंने स्वयं कर दी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 इंच जमीन भी नहीं दिया जाएगा, किसी देश को कब्जा करने नहीं दिया जाएगा, चाहे वहां कुछ उग्रता हो या नम्रता हो। जग्गी साहब, मेरे जैसे तमाम लोग ये मानते हैं
कि मसला ये नहीं है कि गोली बंदूक तो 5 सब लोग खड़ी कर दें जाके और ये कहेंगे चलो भाई फुल फ्लेजेड वॉर करते हैं, है ना। चीन का जितना नुकसान गोलाबारी से हो सकता है उससे कई हजार गुना ज्यादा नुकसान हो सकता है उसका सामान बंद हो जाए, और सामान में भी चीन को कोई रॉकेट बनाने का काम मिल जाए भारत में, वो उतना संकट नहीं है। नेल कटर उसका नहीं आना चाहिए, क्योंकि बल्क बिजनेस है वो, जिसने पूरे हिंदुस्तान के बाजार को इंडियन प्रोडक्ट्स से खाली कर दिया, वो उसके रेवेन्यू का मूल मॉडल है। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि सैन्य प्रतिरोध के साथ साथ आर्थिक प्रतिरोध भी होना चाहिए, यह भी काम होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी? सर, आर्थिक इकोनॉमिक जो है वो एक फैसेट है इस चीज का। ये स्टार्ट जो हुआ है ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से स्टार्ट हुआ था। आप क्लियर पहले देखिए, उनका चाइना गवर्नमेंट का, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का पॉलिटिकल एम क्या है, उसके बाद जब पॉलिटिकल एम आपका क्लियर हो जाता है फिर आपका मिलिट्री एम आता है, वो आर्मी के लिए है। अभी जो हमारा है, हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपना पॉलिटिकल एम क्लियर कर दीजिए, अपना मिलिट्री एम अपने आप फौज को बस छोड़ दीजिए, हम अपने आप अचीव करके दिखाएंगे आपको। आप पॉलिटिकल एम आप करते हैं, अगर आप मेंबर हैं WTO के, आप रेट्स बढ़ा दीजिए, अपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दीजिए, देखते हैं कैसे कोई बाहर से डंप करता है हिंदुस्तान के अंदर। बट वो आप नहीं करना चाहते कि हमारा दोस्त है, सर्टेन लेवल तक दोस्ती ठीक है। आज ये दोस्ती इंडिया चीन भाई भाई वाली दोस्ती थी, तो उन्होंने फिर से हमें धोखा दिया है। बहुत अच्छी बात कही साहब, यही बात मैं कह रहा था। जाना चाहिए, आज जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कही सिंह साहब जी। जगी साहब रोकूंगा समय कम। सिंह साहब, अमेरिका भी उन्हीं अंतरराष्ट्रीय संधियों से बंधा है जिन अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संधियों से नरसिंह राव के समय में भारत बंधा था। पूरी दुनिया उस समय बंधी थी, सबने साइन किए, ठीक है ना। लेकिन सबके पास एक पेचकस है, सबके पास अपना। अमेरिका उस पेचकस का उपयोग करता है, ड्यूटी इतनी बढ़ा देता है कि आपका माल बेकार हो जाता है, कोई लेने वाला नहीं मिलता। फिर क्या भारत को वो रास्ता भी अपनाना चाहिए? अमिताभ जी, बिल्कुल अपनाना चाहिए। जैसा कि आप बार बार बात कर रहे हैं कि चाइना का जो सामान है भारत में आता है, उस पर उसका बहिष्कार होना चाहिए। मेरा सिर्फ ये एक सवाल है जो मैं पूछना चाहूँगा, क्या ये भारत देश में संभव है? मैं मानता हूँ संभव है अगर गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग स्टेप लेगी, लेकिन हमारे भारत देश में ही कुछ विरोधी ताकतें ऐसी हैं जो इसका विरोध करेंगी। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने FDI के नियमों में बदलाव किया है, और उन बदलावों से ज़रूर चाइना का जो इंपोर्ट है उस पर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जब हम उसका बहिष्कार करेंगे तो हमारी कुछ अपनी अंदरूनी आंतरिक विरोधी ताकतें हैं, वो फिर भी इससे जो है नहीं मानेगी। ठीक है, ठीक है सिंह साहब, आप जहाँ इशारा कर रहे हैं मैं उसको और खोल के कह दूं। जब भारत आज से जगी साहब आप नहीं आ पाएंगे, समय कम है, बाकी मेहमानों से बात करनी है। जब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था उस समय भी इस देश में तमाम राय बहादुर थे जो अंग्रेजों के साथ खड़े होते थे। फिर भी इस देश ने लड़ाई भी लड़ी, बहिष्कार भी हुआ, आज़ादी भी आई, अंग्रेज गए भी, ठीक है ना। तो अगर आप एक बार कर सकते हैं तो दोबारा भी कर सकते हैं। मसला सिर्फ इतना है कि क्या हमारे पास वो विल पावर अभी है, क्या हम उसको जगा सकते हैं, और क्या गवर्नमेंट उतना फर्म एक्शन ले सकती है कि नहीं। सुनील साजन, कुछ जैसा सिंह साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं भारत में जो ऐसा, ये हमेशा रहेंगे, हर देश में रहते हैं कुछ लोग। आम सहमति का मतलब 100% कभी नहीं होता। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है, एनफ इज एनफ, चाइना के माल की भारत में उपलब्धता जिस भी सूरत से कम हो सकती हो वो सूरत अपनाई जानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल वो समय आ गया है, क्योंकि चाइना ने आपको उसी मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया है। और जो सवाल अभी आया था तो उसका जवाब आपने दे दिया कि जब देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था तब भी आज के जो बहुत
बड़े राष्ट्रवादी बनते हैं, उनके जो वैचारिक आका थे वो अंग्रेजों के साथ थे, वो लड़ाई में नहीं शामिल थे, तब भी देश आजाद हुआ। तो सवाल सिर्फ इसी बात का है कि आज जो पाकिस्तान है, मैं इसी डिबेट में बात अगर नेपाल की करूं तो दोनों के पीछे चाइना ही है। नेपाल जिसके हमारे रोटी बेटी के रिश्ते थे, उससे भी हम रिश्ते ठीक नहीं कर पाए। तो आखिर हमारे देश की सरकार कर क्या रही? केवल चाइना को खुश करना आपका रास्ता नहीं है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश की सरकार चला रहे हैं। अपने देश के लोगों का विश्वास जीतना और उनको विश्वास में रख करके खुश रखना। आपको अगर मोदी जी को आज कोई बड़ा फैसला करना पड़ता है तो करना चाहिए, लेकिन यही बड़ा सवाल है, क्या मोदी जी इस स्थिति में बड़ा फैसला करने की स्थिति में हैं? जबकि अभी इस पे डिबेट हो रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी का कोई एक शब्द तक नहीं आया चाइना के खिलाफ, या कि हम कोई जवाब देंगे या कोई निर्णय लेंगे। आप उनका स्वागत करने के लिए कांग्रेस को पैसे ले लो, बीजेपी जब हमारे 3 जवान शहीद हो गए तो आप बोल तक नहीं पा रहे हैं। इससे ज्यादा दुखद आपने क्या अपना होगा? बिंदु रखा अच्छे से। शुचि विश्वास, सरकार को 2 स्तरों पर जवाब देना है ऐसा माना जा रहा है, एक सीमा पर और दूसरा बाजार पर। कांग्रेस क्या चाहती है, किस ढंग का जवाब होना चाहिए, या कांग्रेस क्या सलाह देना चाहेगी या क्या मांग करना चाहेगी सरकार से? अच्छा, लग रहा कुछ तकनीकी समस्या, सूची विश्वास तक बात नहीं पहुंच रही। मनीष शुक्ला, वही बात घूम फिर के आती है कि क्या हम भारत के बाजार को चाइना के माल के लिए थोड़ा कठिन और दुर्लभ बना सकते हैं? 100% बंदी न सही, कम से कम इब्तदाई इश्क तो हो, कुछ दुष्कर तो हो, सामान आना, कुछ कठिनाई तो हो। मेरठ का वो क्रिकेट वाला बल्ला मिल रहा है, बन रहा है 1200 का, मान लीजिए तैयार हो रहा है, वो भेज रहे हैं 700 में। कहां बिकेगा मेरठ का बैट? मेरठ में। और इसके लिए स्वदेशी आंदोलन चलता रहा लंबे समय से। मुझे लगता है ये वक्त है अच्छा जब सामूहिक भावना भी देश की वही है। मनीष शुक्ला, और भारत का हितों के लिए सर्वोपरि है, और किसी भी देश से उनका संबंध देश के हितों को देखते हुए ही है। तमाम ऐसे एग्जाम्पल शायद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, राजनयिक संबंधों में, जब दो आपसी जिनके 2 दुश्मन देश आपस में थे, फिर भी भारत ने अपना स्टैंड रखा कि हम दोनों लोगों से बातचीत करेंगे, दोनों से हमारा संबंध जो पुराना है उसको हम कैरी ऑन करेंगे। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी देश के हित में निर्णय लेने के लिए इच्छुक है और वो लेंगे, और सभी स्तरों पे बातचीत चल रही है। आपने स्वयं आपके अगर पट्टी को देखा जाए तो तमाम स्तरों पे जो कल की घटना है उसको लेकर चिंतन मनन हो रहा है। और जो अभी आपने इशू उठाया है कि अभी व्यापारिक संबंधों पे क्या करना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि आपने 1.5 महीना पहले प्रधानमंत्री जी ने आके टीवी चैनलों पे सबके सामने कहा कि लोकल के लिए वोकल होइए। आत्मनिर्भर भारत की बात की, मेक इन इंडिया की बात हो रही है। आपने मेरठ के बल्लों की बात की, तो मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया है और आगे भी काम कर रही है। तो हम तो उस तरफ बढ़ ही रहे हैं जिससे देश आत्मनिर्भर हो, लोकल चीजें विश्व के बाजार में टक्कर में। नहीं, मनीष शुक्ला, हमारी धारा भी है और जी, उस पे काम भी मनीष कर रहे हैं। भाई, और एक बात, वो तब तक लोकल चीजें नहीं बिक सकती, ये बात आप लिख लो दीवार पर। तब तक भारत की लोकल चीजें नहीं बिक पाएंगी चाइना के मुकाबले भारत में, जब तक चाइना का बाजार दुकानदार की टेबल पर उपलब्ध रहेगा। हम नेल कटर बनाए तो हमारी कॉस्टिंग आ रही है 27 रुपया, वो 27 रुपए में 4 भेज रहे हैं। दुकानदार कैसे मान लेगा और खरीदार कैसे मान लेगा? वो कहेगा ना भाई साहब हमें तो 27 के 4 ही वाले दो। एक छोटा उदाहरण देता हूं, मैं बहुत लंबी बातें जानता ही नहीं। पेंसिल सेल लेने जाइए, कहिए भाई इंडियन दो, वो 10-12 रुपए का बताएगा, 15 रुपए का। बोले चाइनीज, तो वो कहेगा 15 में 5 ले जाओ।
अब सीवान का आदमी, मुजफ्फरपुर का आदमी, गाजीपुर का आदमी वो कह रहा 15 में 5 मिल रही, इससे अच्छा क्या है? उस वक्त उसके लिए बड़ा मुश्किल है ये ध्यान रख पाना कि चाइना ने सीमा पर क्या किया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं रोकना होगा। शुचि विश्वास तक मेरी आवाज अगर जा रही हो जी, शुचि जी एक छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे? इस वक्त कांग्रेस क्या सरकार से कहना चाहेगी कि क्या किया जाना चाहिए? सीमा और बाजार दोनों मोर्चों पर चाइना को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? चलिए, तकनीकी व्यवधान लग रहा है, टेक्निकल इशू। संपादकीय टिप्पणी के लिए हम अमिताभ जी के पास चलते हैं। अमिताभ जी प्लीज। देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा, मेरा तो सारा जोर इस बात पर है, मुझे भारत की सेना के पुरुषार्थ पर कभी संदेह नहीं रहा जी। और 62 की लड़ाई भी जो हुई, जैसा मुझे लोगों ने बताया, उस दौर के लोगों ने, भारत की सेना ने ऐसी अद्भुत कथा लिखी थी शौर्य की, उतने कम संसाधनों में दुनिया की कोई फौज लड़ी ही नहीं और उतने डिफिकल्ट टेरेन में लड़ी ही नहीं। दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा प्रसंग नहीं। मैंने न जाने कितने सैन्य अधिकारियों से बात की होगी, कितने उस समय के राजनेताओं से बात की होगी जो की फैक्टर रहे चाइना की लड़ाई में, जिनकी कोई भूमिका रही। इसलिए सेना के शौर्य पर मुझे कोई शक नहीं। वो निपट भी लेंगे, सुलझ भी लेंगे, अपना काम कर लेंगे। और क्या जवाब एग्जैक्ट दिया जाए उसकी चर्चा टीवी पर होनी भी नहीं चाहिए। अगर वो चीजें भी टीवी पर तय होने लगी तब तो फिर मामला बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। टीवी पर देश की नीति क्या हो, रीति क्या हो, इस पर चर्चा बहस रहे, ज्यादा अच्छा है। इसलिए आज मैंने अपनी चर्चा का बड़ा भाग इस बात पर केंद्रित रखा कि हम चाइना को आर्थिक तौर पर कमजोर कैसे कर सकते हैं। उसके 2 लाभ हैं। आप चाइना को की प्रतिरोधक क्षमता कम कर दीजिए, और आजकल तो प्रतिरोधक क्षमता देश की आर्थिक उससे ही होती है, तो पाकिस्तान 40% सुधर जाएगा अपने आप। क्योंकि जब जब पाकिस्तान से अमेरिका नाराज होता है तो वो अपने डैडी नंबर 2 के पास चला जाता है, चाइना के पास, और वहां से ले आता है। पाकिस्तान के पास 2 गोद हैं, कभी अमेरिका की गोद में बैठ जाता है, जाके वहां से ले आता है पॉकेट मनी, और जब वो भगाते हैं तो यहां से ले जाता है, जब ये भगाते हैं तो अमेरिका से ले आता है। तो कम से कम 40% संकट कम हो। जब चाइना के लिए अपना संकट पैदा होगा तो पाकिस्तान को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसको भी आर्थिक संसाधन सीमित होंगे। दूसरा, ये जो नेपाल का सारा परिदृश्य है हाल का, मैं आज भी मानने को तैयार नहीं कि नेपाल के लोग भारत के खिलाफ हो गए ना। ये सब चाइना का किया धरा है। तो आप अपने 2 पड़ोसियों की समस्याओं से भी एक बड़ी सीमा तक निजात पाएंगे। और पूरी दुनिया में यकीन मानिए, भारत कितना करेगा ये देखेंगे, लेकिन पूरी दुनिया में चाइना को कारोबार करने में दिक्कत आना शुरू हो गई है। देखिएगा, ये कोरोना का संकट ऐसा आया जिसने पूरे विश्व की धारणा चीन के बारे में बदल दी। आप देखिए, पूरे दुनिया में चाइना के पक्ष में खड़ा होने वाला एक भी बड़ा राष्ट्र है क्या? नहीं। पाकिस्तान और नेपाल को छोड़ दीजिए तो कोई नहीं खड़ा होगा मेरे ख्याल से। पूरी दुनिया में जितने विचित्र स्थिति में चाइना इस वक्त कभी नहीं रहा। हम अगर इस वक्त भी चाइना को नहीं बांध पाए उसकी आर्थिक शक्ति को, तो इससे बेहतर वक्त फिर शायद कभी ना आए, जब चाइना इतने बड़े आइसोलेशन को झेल रहा हो। चाइना तो खुद आइसोलेशन वार्ड में है दुनिया के।
इस वक्त तो उससे आप निपट सकते हैं आर्थिक तौर पर। और दुनिया के 100 मुल्क छोटे मोटे, मान लीजिए चाइना का सामान लेते भी रहें और भारत में प्रतिबंधित हो जाए तो भी बात बराबर हो जाएगी। इतनी बड़ी आबादी तो कहीं है ही नहीं। चाइना ने अपने यहां कंज्यूम करने के लिए तो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया नहीं। भारत जैसे देशों को माल भेजने के लिए इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। वो साम्राज्य बिखर जाएगा। और ताकत किस बात की? आज की दौर में अर्थ की ताकत है। अर्थव्यवस्था से सैन्य व्यवस्था मजबूत होती है आज के टाइम में। इंडिविजुअल हीरोइज्म अच्छा है, लेकिन अब चूंकि मल्ल युद्ध जैसी स्थितियां नहीं रही कि जहां धनुष बाण गदा लेके लड़ना हो, बहुत कुछ टेक्नोलॉजी से प्रभावित है युद्ध भी। और जब टेक्नोलॉजी से प्रभावित है तो उसमें पैसा है, उसमें इन्वेस्टमेंट है। ऐसा थोड़ी ना कि अमेरिका के आदमी की भारत के आदमी से कुश्ती करा दोगे तो भारत का आदमी हार जाएगा। नहीं, हो सकता पटक के मार दे, लेकिन उनके पास पैसा ज्यादा है तो संसाधन ज्यादा है, संसाधन ज्यादा है तो सिस्टम ज्यादा बड़ा है उनका। इसलिए मुझे लगता है इस घटना का इतना सबक हमको जरूर लेना चाहिए कि इस पर एक राष्ट्रीय विमर्श शुरू होना चाहिए। और जो बात सुनील साजन कह रहे थे वो भी अच्छी है। सरकार जब निर्णय करे तो करे। हम 135 करोड़ लोग अगर ये निर्णय कर लें कि हम चीन के उत्पादों से खुद को दूर रखने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए 1 हफ्ते में चाइना का दिमाग दुरुस्त होने लगेगा। उसका जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, यानी उसका जो औद्योगिक समूह है, वो वहां की सरकार के गले में रस्सी डालेगा जी कि क्या बाइबेला करा दिया, हमारा धंधा बंद कर हो गया। मुझे याद है वाजपेयी जी के समय में जब न्यूक्लियर टेस्ट किया भारत ने तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे। और मालूम है वो प्रतिबंध हटाए जाए इसकी लॉबिंग किसने की? आज बता रहा हूं, पेप्सी और कोक की कंपनियों ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को इस बात के लिए कैंपेल किया कि प्रतिबंध हटाइए। इसलिए विश्व में आर्थिक समीकरणों को समझना जरूरी है। बाकी जवाब सेना दे, सेना को ही देना है। और भारत को अपनी सेना पर गर्व भी है, भरोसा भी है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष शुक्ला जी, सुनील सिंह साजन जी, सुचि विश्वास जी, कर्नल रिटायर्ड अनिल कुमार त्यागी जी, जग्गी जी माफ कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जेपी सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पेंगोंग झील, गलवान घाटी और यहीं पर चीन और भारत के बीच सीमा पर विवाद, और उस विवाद के बीच 3 सैनिक, 3 जवान खो दिए देश ने। और उसी पर चर्चा आज कि चीन को अगर जवाब देना है तो सीमा से लेकर बाजार तक हर जगह चित करना होगा। और ऐसे में जहां सेना की जिम्मेदारी है वहीं सरकार की जिम्मेदारी है। अगर बाजार की बात आती है तो आपकी और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि चीनी सामान का बहिष्कार करें। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।